गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना साहा। मैंने लॉकडाउन में ही यूट्यूब पे चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई आसानी से हिंदी में समझ सकें, है ना। मैंने जानबूझ के हिंदी में पढ़ाया ताकि घर में बैठे बच्चे, दूर दूर के बच्चे हिंदी में विज्ञान को समझ सकें। मैंने 8, 9 और 10 तीनों क्लास के बहुत सारे वीडियोस तैयार किए हैं। बहुत सारे तो नहीं, 1 ईयर में जितना मैं कर पाई, फिर भी कई सारे वीडियोस हैं 8 क्लास, 9 के, 10 के। तो आप उन्हें देखिएगा, पढ़िएगा। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, और कोई कमी होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मैं उसको देखूंगी, सुधारूंगी, और आप लोग के प्रश्नों का जवाब दूंगी। डाउट जो भी रहेगा आप लोग डाउट हमसे पूछिए, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी पढ़ाने में और अच्छा लगे, ठीक है। तो अभी पिछले नेक्स्ट वीडियो में मैंने तीनों क्वेश्चन, पेज नंबर 166, 65 पढ़ाया था, और 166 का 3 क्वेश्चन मैंने बतलाया था। उसके बाद है विकास एवं वर्गीकरण। तो अभी मैं बतलाऊंगी विकास एवं वर्गीकरण। इन सिद्धांतों के आधार पर विकास एवं वर्गीकरण, है ना, कैसे वर्गीकरण होता है और कैसे विकास हो रहा है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इन सिद्धांतों के आधार पर हम अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध स्थापित कर सकते हैं, है ना। चारों ओर पाए जाने वाले जितने भी स्पीशीज है, विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध स्थापित कर सकते हैं कि कैसे कैसे उनका विकास हुआ। तो यह एक प्रकार से समय घड़ी एक प्रकार से समय घड़ी से पीछे जाना है। हम ऐसा विभिन्न स्पीशीज के अभिलक्षणों के पदानुक्रम का निर्धारण करके कर सकते हैं, है ना। इस प्रक्रम को समझने के लिए हम कक्षा 9 में पढ़े जीवों के वर्गीकरण को स्मरण करेंगे। अलग अलग तरह के वर्ग को अलग अलग समूहों में रखा गया, जीवों को वर्गीकृत किया गया, है ना। इससे क्या होता है, हम लोग को जानने में, पढ़ने में, समझने में, उनके कैरेक्टर्स को, उनके लक्षण को समझने में आसानी होती है। वर्गीकरण होने से हर चीज में आसानी होती है, हमें समझने में और पढ़ने में। विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और फिर उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों को एक समूह में रखने और फिर उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसा लगता है ना कि जो उनकी सामान्यताएं हैं, एक जीव से दूसरे जीव से जो कुछ समानताएं हैं, कुछ लक्षण मिल रहे हैं उनके, तो उन जीवों को हम लोग एक समूह में रखते हैं, रखने और फिर उसके अध्ययन का अवसर प्रदान करते हैं। इसके लिए कौन से विलक्षण जीवों के मध्य आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं तथा कौन से विलक्षण कम महत्वपूर्ण अंतरों का निर्णय लेते हैं, है ना। तो हम लोग कैसे समानताएं किस चीज में देखेंगे, उनके लक्षण, उनके व्यवहार, उनके गुण, है ना। कैसे कैसे जीवों से एक जीव से दूसरे जीव कैसे उनका लक्षण मिल रहा है या विभिन्न है, मिल रहा है, समानता है या विभिन्नता है। तो कौन से विलक्षण कम महत्वपूर्ण अंतरों का निर्णय लेते हैं। तो अभिलक्षणों से हमारा क्या अभिप्राय है, अभिलक्षण से कि बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण। बाह्य आकृति जो जिस तरह से बनावट जो है हम लोगों का जंतुओं का, तो बाहरी आकृति है ना, लंबा होना, मोटा होना, गोरा होना, काला होना, छोटा होना, अ,
किसी का मुंह किस तरह का है, तो किसी का सींग है, मतलब हर जंतु का जो है बाहरी आकृति उसका अथवा व्यवहार, उसका लक्षण क्या, उसका व्यवहार क्या है, तो उसका विवरण अभिलक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार अभिलक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि विशेष स्वरूप अथवा विशेष प्रकार्य अभिलक्षण कहलाता है। जैसे हमारे 4 पैर होते हैं, यह एक अभिलक्षण है ना, यह एक अभिलक्षण है कि हमारे 4 पैर होते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह भी एक अभिलक्षण है, ये खास विशेष प्रकार है ना। तो विशेष प्रकार जो होता है वही हमारा अभिलक्षण कहलाता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होना, हमारे में 4 पैर होना, ये सब जो है अभिलक्षण कहलाता है। चिड़ियों का पंख होना। कुछ आधारभूत अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान होते हैं। कोशिका जीव जीवों की आधारभूत इकाई है। कोशिका क्या है? सभी जीवों की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण के अगले स्तर पर कोई अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान हो सकता है, परंतु सभी जीवों में नहीं, है ना। वर्गीकरण के अगले स्तर पर अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान हो सकता है, तभी तो वर्गीकरण किया जाता है ना, उनके अभिलक्षणों के अनुसार, लक्षणों के अनुसार उनको अलग अलग समूह में बांटा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत अभिलक्षण का एक उदाहरण कोशिका में केंद्र का होना या न होना, जो विभिन्न जीवों में भिन्न हो सकता है। कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत अभिलक्षण का एक उदाहरण कोशिका में केंद्रक का होना या न होना है, जो विभिन्न जीवों में भिन्न हो सकता है। जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं होता है ना। जीवाणु जो कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, जबकि अधिकतर दूसरे जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। कोशिका के बीच में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन किसमें नहीं है? तो जीवाणु के कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक युक्त कोशिका वाले जीवों के एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होने का गुण शारीरिक अभिकल्प में एक आधारभूत अंतर दर्शाता है। ठीक है। केंद्रक युक्त कोशिका वाले जीवों की एक कोशिक अथवा बहुकोशिक होने का गुण शारीरिक अभिकल्प में एक आधारभूत अंतर दर्शाता है, जो कोशिकाओं एवं ऊतकों के विशिष्टीकरण के कारण है। बहुकोशिकीय जीवों में प्रकाश संश्लेषण का होना या न होना वर्गीकरण का अगला स्तर है ना। बहुकोशिकीय जीवों में प्रकाश संश्लेषण का होना या न होना वर्गीकरण का अगला स्तर है। उन बहुकोशिक जीवों में जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, उनमें कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें अंतःकंकाल होता है, तथा कुछ में बाह्य कंकाल का अभिलक्षण एक अन्य प्रकार का आधारभूत अभिकल्प अंतर है। बहुकोशिक जीवों जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, उनमें कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें अंतःकंकाल होता है, तथा कुछ में बाह्य कंकाल का अभिलक्षण एक अन्य प्रकार का आधारभूत अभिकल्प अंतर है। इन थोड़े से प्रश्नों जो हमने यहाँ पूछे, उनके द्वारा भी हम देख सकते हैं कि पदानुक्रम विकसित हो रहा है, जिसके आधार पर वर्गीकरण के लिए समूह बना सकते हैं, है ना। जिनके आधार पर वर्गीकरण के लिए समूह बना सकते हैं। दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, दो स्पीशीज के बीच, दो जाति के बीच, दो स्पीशीज
के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, उनका संबंध उतना ही उनसे गहरा रहेगा, उतना ही संबंध उनका उससे निकट का होगा। जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी, उनका उद्भव भी निकट अतीत के उनके समान पूर्वजों से हुआ होगा। जैसे उदाहरण की सहायता से हम समझ सकते हैं कि एक भाई बहन अति निकट संबंधी है, तो उनके बहुत सारे गुण, बहुत सारे लक्षण, उनका व्यवहार, उनकी बाह्य आकृति बहुत ज्यादा निकट है ना। तो पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, अर्थात वे एक ही माता पिता के संतान है ना। तो लेकिन लड़की के चचेरे या ममेरे भाई बहन भी उससे संबंधित है, परंतु उसके अपने भाई से थोड़े से कम। ऐसा होता है, आप लोग भी अपने घर में देखते होंगे, आप लोग अपने भाई बहन का ज्यादा व्यवहारिक बाह्य जो आकृति होती है वो ज्यादा मिलता है, व्यवहार उनसे ज्यादा मिलता है, बहुत सारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है या बात करने का जो ये होता है वो अपने भाई बहन से तो ज्यादा मिलता है, लेकिन कजन से भी इतना इतना मिलता है कि वो हम लोग समझ जाते हैं कि वो संबंधित है, वो हमारे ही पूर्वजों बने, इनके भी पूर्वज जो थे वो हमारे भी पूर्वज थे। ऐसा होता है। और आप लोग अपने घर में देखे होंगे चचेरे ममेरे भाई बहन का भी चेहरा या उनकी आवाज बहुत हद तक मिलती है, लेकिन अपने भाई से थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इसका मुख्य कारण क्या हो गया कि उनके पूर्वज समान है ना। उनके पूर्वज, मेरे पूर्वज, उनके पूर्वज सब एक ही है। ठीक है। दादा दादी जो उनसे 2 पीढ़ी पहले के थे, न कि 1 पीढ़ी पहले के। दादा दादी 2 पीढ़ी पहले के हैं, न कि 1 पीढ़ी पहले के हैं। अब आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि स्पीशीज, जीवों का वर्गीकरण, उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है ना। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। अब हम स्पीशीज के ऐसे समूह का निर्माण कर सकते हैं जिनके पूर्वज निकट अतीत में समान थे, है ना। निकट अतीत में मान लो समान थे किन्हीं के पूर्वज, तो इसके बाद इन समूह का एक बड़ा समूह बनाइए जिसके पूर्वज अपेक्षाकृत अधिक दूर के हो समय के अनुसार। सैद्धांतिक रूप से इसी प्रकार अतीत की कड़ियों का निर्माण करते हुए हम विकास की प्रारंभिक स्थिति तक पहुंच सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हम अपने पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी तक का कुछ पीढ़ी तक यदि हम देखते हैं, तो हम लोग तो किसी को देखते नहीं, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चला आ रहा है और उनका जो गुण है वो धीरे 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 सब में वह आता जाएगा, है ना। चेहरा बाह्य आकृति बहुत बदल सकता है, वह बहुत बदलेगा, लेकिन उनका जो कुछ रहता है जो कि उनको देख के, उनके व्यवहार से, चाहे उनकी आकृति से, चाहे उनकी आवाज से, हम ये कह सकते हैं कि वो एक ही पूर्वज के हैं। तुम लोग के घर में भी, आप लोग घर में लोग आते हो तो बोलते रहे उसकी आवाज उससे बहुत मिलती है, उन्हीं के घर का है क्या, जरूर लगता है कि उनके यहाँ का, इसका नेचर है बहुत शांत शांत है, फलाने घर का कैसे आपके घर में भी चर्चा होती होगी, है ना। तो उससे हम लोग ये करते हैं कि हमारे पूर्वज समान है। 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी तक के भी बहुत हद तक आपको पता चल जाएगा कि उन्हीं के फैमिली के हैं। तो इस तरह से भी उनके विकास के संबंधों का मैंने प्रतिबिंब है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं जीवों का वर्गीकरण। तो स्पीशीज के ऐसे समूह का निर्माण हम कर सकते हैं जिसके पूर्वज
निकट अतीत में समान थे। इसके बाद इन समूह का एक बड़ा समूह बनाइए जिनके पूर्वज अपेक्षाकृत अधिक दूर समय के अनुसार हो, है ना, और अपेक्षाकृत और दूर समय के अनुसार दूर के हो। सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार अतीत की कड़ियों का निर्माण करते हुए हम विकास की प्रारंभिक स्थिति तक पहुंच सकते हैं, है ना। पुराना जब हम देखने लगेंगे, जो एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी ऊपर हम देखेंगे, तो उस अतीत की कड़ियों का निर्माण करते हुए हम विकास की प्रारंभिक स्थिति तक पहुंच सकते हैं, जहां मात्र एक ही स्पीशीज थी, है ना, जहां मात्र एक ही स्पीशीज थी। यदि यह सत्य है तो जीवन की उत्पत्ति अवश्य ही अजैविक पदार्थ से हुई होगी। जहां एक ही स्पीशीज थी, मात्र एक ही, तो यदि वह सत्य है कि एक ही स्पीशीज थी, तो हम इसको मानेंगे कि जीवन की उत्पत्ति जरूर अजैविक पदार्थों से हुई होगी। अजैविक पदार्थ यानी कि कार्बन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से हुई होगी। तो यह किस प्रकार संभव हुआ होगा, इसके विषय में अनेक सिद्धांत हैं। यह रोचक होगा यदि हम अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सके। तो अ, ऐसा लगता है और ऐसा माना गया है कि जीवन की उत्पत्ति अवश्य अजैविक पदार्थों से हुई होगी, जब एक ही स्पीशीज थी तो, है ना। अब हम और आगे बढ़ते हैं। विकासीय संबंध खोजना। यहाँ पर तो है कि अजैविक पदार्थ से हुई होगी, तो यह किस प्रकार संभव हुआ होगा, इसके विषय में अनेक सिद्धांत हैं। तो यह रोचक होगा कि यदि हम सिद्धांतों का प्रतिपादन कर सके, तो हम एक विकासीय संबंध खोजना, विकासीय संबंध खोजना, इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग को मिल रहा है। तो जब हम विकासीय संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं, तो हम समान अभिलक्षणों की पहचान किस प्रकार करते हैं। जब हम विकासीय संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं, तो हम समान अभिलक्षणों की पहचान किस प्रकार करते हैं। तो विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण समान होंगे, विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण भी समान होंगे, क्योंकि वे समान जनक के वंशानुगत हुए हैं। उनके जो जनक हुए समान जनक थे, उनसे वंशानुगत हुए हैं, उन्हीं के वंश से वे चल रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इस वास्तविकता को ही लेते हैं हम लोग कि पक्षियों में, सरीसृपों में और जल स्थल चर यानी कि एम्फीबियन में की भांति ही स्तनधारी के भी 4 पैर होते हैं, है ना। पक्षी, सरीसृप, एम्फीबियन और स्तनधारी। स्तनधारी में कौन आ गया, सभी जीव जंतु हम लोग, है ना। हम लोग स्तनधारी में हो गए 4 पैर वाले, और 4 पैर सबके हैं, लेकिन स्तनधारी जिनके शरीर में बाल होता है, जिनके बाह्य कर्ण होते हैं, है ना, ये सब है स्तनधारी के कैरेक्टर्स जो बच्चे को जन्म देते हैं। तो ये हो गया स्तनधारी। तो स्तनधारी के भी 4 पैर है ना। स्तनधारी का कुछ कुछ मुख्य जो है इसका लक्षण, तो सबसे मुख्य लक्षण स्तनधारी का है कि इनके शरीर में रुआ होता है, शरीर में बाल पाया जाता है, रुआ होता है, फर होता है। अच्छा, फिर इनमें बच्चे जन्म देते हैं, ये यंग शिशु को जन्म देते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे चूहा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे हाथी हो, है ना। और
ये उनके बाह्य कर्ण होते हैं, कान उनका बाहर निकला रहता है, ठीक है, और वे बच्चे को दूध पिलाते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट 4 लक्षण है स्तनधारी का। बाकी पक्षी, सरीसृप और एम्फीबियन के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो हम लोगों में भी 4 पैर होते हैं। सभी के पैरों की आधारभूत संरचना एक समान है। चित्र में आप देखिए, सभी के पैरों की जो संरचना है ना, वह एकदम एक ही तरह का है ना। देखिए हड्डी, फिर ये छोटी छोटी हड्डियों से बना हुआ पैर, हाथ, ये भी देखिए, इनका देखिए, पक्षी का देखिए, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं आइए मनुष्य का, स्तनधारी का। तो हम क्या देखते हैं कि सभी में पैरों की आधारभूत संरचना एक समान है ना। देखने में सब एक समान है, कुछ छोटा, कुछ बड़ा, कुछ हल्का, कुछ लंबा, बस यही है। लेकिन आधारभूत संरचना एक समान है। यद्यपि विभिन्न कशेरुकों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए इनमें रूपांतरण हुआ है। तथापि पाद की आधारभूत संरचना एक समान है। तो ऐसे संजात विलक्षणों से भिन्न दिखाई देने वाली विभिन्न स्पीशीज के बीच विकास संबंध की पहचान करने में सहायता मिलेगी, है ना। पैर की आधारभूत संरचना एक समान है, तो ऐसे समजात समजात मतलब जिनका संरचना एक समान है, वो कहला गया समजात अभिलक्षण से भिन्न दिखाई देने वाली विभिन्न स्पीशीज के बीच विकासीय संबंध की पहचान करने में सहायता मिलती है। परंतु किसी अंग की आकृति में समानताएं होने का एकमात्र कारण उभयनिष्ठ पूर्वज परंपरा नहीं है ना। परंतु किसी अंग की आकृति में समानताएं होने का एकमात्र कारण उभयनिष्ठ पूर्वज परंपरा नहीं है। जैसे चमगादड़ और पक्षी, ये दोनों, चमगादड़ एवं पक्षी दोनों के पंख होते हैं, है ना, दोनों के पंख होते हैं। परंतु गिलहरी और छिपकली के नहीं। तो क्या पक्षी और चमगादड़ों के बीच संबंध गिलहरी अथवा छिपकली की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ है? इससे पहले कि हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं, हमें पक्षी और चमगादड़ के पंखों को और बारीकी से देखना होगा। चमगादड़ और पक्षी के पंखों को, जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है, जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है कि चमगादड़ का जो पंख है, वो इसकी पूरी अग्रबाहु, चमगादड़ के जो पंख है मुख्यतः उसकी दीर्घित उंगली के मध्य, जो ये देखिए जो उंगली है ना, 1 2 3 4 5, दीर्घित उंगली की मध्य की त्वचा के फैलने से बना है ये सब। ये बगल में त्वचा है ना, ये त्वचा। तो हाँ, तो ये बीच के त्वचा के फैलाव से बना है कौन? चमगादड़ का पंख। देखिए त्वचा जो है, ये त्वचा के फैलाव से बना है। ये तो इसका उंगली है, 5 उंगली हो गया, और इसके त्वचा के फैलाव से बन गया है चमगादड़ को उड़ने के लिए पंख, ठीक है। और ये जो है पक्षी का क्या है, अग्रबाहु जो है, इसके आगे वाली
पेल्विक गर्डल या पेक्टोरल गर्डल, आगे का जो इसका होता है वह उसके त्वचा के फैलाव से होता है। पूरे अग्रबाहु, आगे वाला जो दायरा है उसके त्वचा त्वचा के फैलाव से बनता है। पूरी अग्रबाहु देखिए यहीं से हो जाता है। तो इस तरह दोनों में क्या अंतर देखते हैं कि एक है त्वचा उंगली के साथ साथ त्वचा के फैलाव से, और इधर क्या देखते हैं कि दूसरी इसके पंख जो है पूरी अग्रबाहु की त्वचा को फैलाव से बना है, पूरे अग्रबाहु की त्वचा के फैलाव से उससे बना है, जो परों से ढकी हुई रहती है ना, पर से यानी कि पंख से ढकी हुई रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प उनकी संरचना एवं हाँ, तो क्या होता है कि उनकी उंगलियों के मध्य की त्वचा फैलने से बनता है, और पक्षी में क्या होता है अग्रबाहु की त्वचा के फैलने से होता है। और वो क्या चीज से ढका रहता है, पंख से ढका रहता है। और पंखों का अभिकल्प क्या है, उनकी संरचना एवं संगठनों में बहुत अंतर है ना। पंखों के अभिकल्प में और उनकी संरचना में बहुत अंतर है, संगठनों में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं, वे दो पंखों के विकल्प उनकी संरचना एवं संगठन में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं ना। दोनों अपने पंख का उपयोग क्या चीज में करते हैं, उड़ने के लिए करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। दोनों उड़ने का उपयोग करते हैं, इनका कार्य क्या है, दोनों का उड़ना, लेकिन इनकी उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। सिर्फ इनका कार्य है जो कि उड़ना कार्य है, ये उड़ते हैं, उड़ने के उपयोग में आता है, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं होती है ना। सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं होती, इस कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है। क्या बनाता है, समरूप लक्षण बनाता है। समरूप बनाता, तो इसको हम लोग बोलेंगे समरूप अभिलक्षण वाला अंग, है ना। समरूप अभिलक्षण वाला अंग, ना कि समजात। समजात हो गया जो अभी हमने ऊपर देखा है। तो यह विचार करना रोचक होगा कि पक्षी के अग्रपाद एवं चमगादड़ के अग्रपाद को, चमगादड़ के अग्रपाद को समजात माना जाए या समरूप। तो ये है समरूप, और समजात हो गया ये पैर। चारों की उत्पत्ति एक जैसी हुई है ना। कोई चल रहा है, कोई तैरेगा, कोई उड़ेगा, कोई रहेगा। तो ये चारों चार तरह के हैं। अब ये हो गए समजात अंग, और ये हो गया समरूप। एक समजात और दूसरा समरूप। तो चमगादड़ के आगे का पैर और समजात के चमगादड़ के अग्रपाद का को समजात माना जाएगा, समजात नहीं माना जाएगा, इसको माना जाएगा समरूप। ठीक है। अब है जीवाश्म। जीवाश्म क्या है, जीवाश्म सुन के हम लोग को क्या लगता है, जीवाश्म को कि कोई तो जीव होगा जरूर, है ना, कोई अस्तित्व में जीव जरूर होगा। तो जीवाश्म
जीवाश्म के बारे में हल्का सा भी चर्चा करते हैं और इसको या जीवाश्म को नेक्स्ट क्लास में हम बतलाएंगे, है ना। तब तक आप लोग इतना समजात अंग और समरूप अंग इसको खूब अच्छा से समझिए। 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, इसको अच्छा समझिए। जिनका कार्य एक है लेकिन उत्पत्ति एक नहीं है, जैसे चमगादड़ और पक्षी का कार्य एक है, दोनों उड़ेंगे लेकिन। और समजात में क्या हो गया कि सबकी उत्पत्ति एक साथ की है लेकिन उसमें कोई तैर रहा है। इनकी क्या उत्पत्ति सबका एक जैसा है लेकिन कोई तैर रहा है, कोई उड़ेगा, कोई दौड़ेगा, इस तरह से चारों पैर का उपयोग होगा, है ना। मेढक का पैर ये छलांग लगाएगा खूब तेजी से, पानी में तैरेगा, जमीन पर चलेगा। और ये हो गया सरीसृप का, वो रेंगने का काम करता है। और पक्षी का है वह दौड़ना, पंख से उड़ने का कार्य होगा पक्षी का। और स्तनधारी में चलने का और दौड़ने का, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि उत्पत्ति एक है, आधारभूत संरचना एक है। किसमें? समजात अंग में आधारभूत संरचना एक है। कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई तैर रहा है, कोई उड़ेगा, कोई रेंगेगा, है ना। बस यही अंतर है। और समरूप में क्या है? बनावट, आकृति वो दिखने में एक है लेकिन उत्पत्ति एक से नहीं हुई है। और उल्लू का काम उड़ना, है ना। दोनों का एक ही कार्य उड़ना। ठीक है, आज मैं इतना रहने देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में जीवाश्म को पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए आप लोग को गुड बाय। आप लोग पढ़िए, हमारे वीडियोस को देखिए और आइकॉन बेल को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग के पास तुरंत आ जाए। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।